हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेज में। जैसे कि पिछली वीडियो में हम आपको पाचन तंत्र का दोनों ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, आगे हमने वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखिए कितना जरूरी है किसी भी मानव को जिंदा रहने के लिए रक्त, ठीक है ना। तो रक्त में क्या क्या होता है, रक्त स्टोर कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का वैज्ञानिक नाम क्या है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये सब कुछ की जानकारी हम एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है सहसंयोजी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक। तो बताइए दोनों में से किस प्रकार का ऊतक होता है रक्त। तो हम आपको बता दें कि जो मानव रक्त होता है वो संयोजी ऊतक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक, ठीक है ना, संयोजी ऊतक, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्टडी या ब्लड, यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है। एक स्वस्थ मानव में कितना लीटर रक्त होता है। तो अगर लगभग में बात करें तो लगभग में 5.5 लीटर उसके शरीर में रक्त होता है। एक स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए पूरे शरीर का रक्त कितना प्रतिशत भार लिया हुआ रहता है। तो पूरे शरीर में रक्त यानी कि 7% अपना रोल अदा करता है। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड कहाँ स्टोर होता है। ब्लड बैंक हम प्लीहा को कहते हैं। किसे बोलते हैं, प्लीहा को। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लड बैंक हम प्लीहा को कहते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कब्र किसे कहते हैं, यानी रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं। तो रक्त का कब्रगाह हम स्प्लीन को कहते हैं। किसको। अब तो इतना सारा पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर बताइए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, यानी कि हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होता है ना, वहाँ पे रक्त का निर्माण होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा ब्लड के प्रकार के बारे में, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया, ब्लड के अंदर जाकर हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम रक्त को 2 भागों में बांटे हैं। पहला होता है द्रव और दूसरा होता है ठोस। जिस प्रकार से हम चाय में दूध या पानी मिलाकर बनाते हैं तो दूध और पानी वाला जो पार्ट होता है वो द्रव होता है। जैसे हम चाय पत्ती या अदरक डालते हैं वो होता है ठोस वाला पार्ट। वैसे ही सेम टू सेम हमारे ब्लड में भी होता है। देखेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए द्रव वाले पार्ट में ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात कि द्रव कितना प्रतिशत होता है और रक्त में, और ठोस कितना प्रतिशत होता है। तो द्रव अकेले हमारे रक्त में 60% होता है और जो ठोस होता है वो 40% होता है। याद रखेंगे, जो हमारे रक्त में द्रव की जो मात्रा होती है वो 60% होती है और जो सॉलिड की मात्रा होती है वो 40% होती है। उसके आगे देखेंगे, अब द्रव में प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है, जो हमारे पूरे कितना प्रतिशत होता है, 60% होता है। अब प्लाज्मा में देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जल पाया जाता है। तो जल कितना प्रतिशत होता है, 90% जल होता है। उसके बाद देखेंगे, अब बताइए कि इसे प्रश्न एक और बनता है कि सर कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे जल को थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो उसी दोनों हार्मोन्स की वजह से रक्त का थक्का जमता है। तो लिखेंगे फाइब्रोजिन, क्या होता है, फाइब्रोजेन, तथा अगला होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमाना। आवश्यकता से अधिक जमने लगे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, तो नहीं जिंदा रह सकते हैं। ब्लड हर जगह ब्लॉक होने लगेगा। इसलिए ब्लड को पतला करने के लिए एक और हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है हेपरिन। क्या नाम होगा, हेपरिन। इसका नाम रखते हैं हेपरिन, जो क्या करता है, ब्लड का थक्का जमाता है। हेपरिन ये करता है, ब्लड को पतला करता है, ब्लड को पतला कर देता है। हम प्लाज्मा के ही अंतर्गत एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा के अंतर्गत एंटीबॉडी पाया जाता है जो बीमारी से लड़ने का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी पाया जाता है जो बीमारी से लड़ने का काम करता है। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए और दूसरा होता है बी, यानी कि स्मॉल और स्मॉल बी। ये तो रहा लिक्विड वाला पार्ट, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा में
आपको 90% जल पाया जाता है। फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन ऐसे जो हार्मोन्स जो रक्त का थक्का जमाते हैं। हेपरिन जो हमारे रक्त को पतला करता है। और एंटीबॉडी पाया जाता है ए और बी जो हमारी बीमारी से लड़ने में काम करते। जैसे कोरोना में जो लोग कोरोना से जीत जाते थे, इसका मतलब उनका जो एंटीबॉडी बहुत तगड़ा होता था। डॉक्टर जो व्यक्ति जीत जाता था, डॉक्टर उसके ब्लड को निकाल के उसमें से प्लाज्मा निकाल लेता था, प्लाज्मा से एंटीबॉडी को निकाल कर दूसरे मरीज में लगा देता था। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ठोस वाला पार्ट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस, इसका होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, अब प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही होता है। ठीक है। अब हम रेड ब्लड कॉर्पस का सबसे पहला नाम हम वैज्ञानिक नाम जानना चाहेंगे, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। इसका होता है ल्यूकोसाइट, और इसका होता है थ्रोम्बोसाइट। तो आप एक चीज समझ गए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है, याद करिए बढ़िया से। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी के आकार की बात करेंगे तो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार कोई नियमित होता ही नहीं, नियमित आकार होता है। सेम टू सेम इसका भी अनियमित आकार होता है। यानी केवल आरबीसी का आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, बोलेंगे गोल है। एक पेड़ा देखें ना, पेड़ा एकदम पेड़ा की तरह होता है, जो आपको वीडियो में हम लगा देंगे, स्लाइड में देख लीजिएगा, एकदम वैसा ही होता है। ठीक है। ये आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। कितना? 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। कितना? 7 दिन। तो ये होता है जीवन काल, यानी कि 120 दिन के बाद हमारे शरीर से, हमारे ब्लड से आरबीसी खत्म हो जाता है, और 4 दिन बाद डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है, और 7 दिन बाद हमारा प्लेटलेट्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो लिखिएगा आरबीसी की संख्या होती है 5 लाख, और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000। कितना? 10,000। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्लेटलेट की संख्या होती है 2 लाख। कितना? 2 लाख। ठीक है। तो अगर संख्या के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बोलेगा आरबीसी की संख्या होती है 5 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000, और प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख। अब आपसे प्रश्न पूछा इसके कमी से होने वाला रोग, यदि आपके शरीर के रक्त से आरबीसी कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और प्लेटलेट्स कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा। अब देखते हैं रोग के बारे में। हमारे रक्त में से अगर आरबीसी 5 लाख से कम हो जाते हैं, याद रखें कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अगर हमारे रक्त से डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो ये रोग होता है एड्स। क्या होता है? एड्स या HIV। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे शरीर से प्लेटलेट्स घट जाता है, डेंगू या मलेरिया रोग हो जाता है। जब डेंगू मच्छर काटता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है और हमारा डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट।